नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल द ट्रांसफॉर्मेटिव इंस्टीट्यूट में। तो दोस्तों, आज का चैप्टर है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। तो दोस्तों, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि पिछले लेक्चर में एक हमारे मित्र जी का अर्थात मित्र के द्वारा कमेंट आया है कि सर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का केमिकल फार्मूला आप बता देते या इसमें ऐड कर देते। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड होता है उसी का दूसरा नाम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है। मैंने क्या कहा? जो मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड होता है उसी का दूसरा नाम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है और इसका केमिकल फार्मूला होता है MgOH का होल ट्वाइस। क्या होता है? MgOH का होल ट्वाइस। ठीक। और इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्यों कहते हैं? जब हम इसको जल में घोलते हैं या अर्थात ये घुलता है तो किस रंग का हो जाता है? सफ़ेद रंग का या दूध के जैसा दिखने लगता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और इसका उपयोग जो होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग जो होता है, पेट की अम्लता अर्थात जैसे पेट में जो हमारे स्टमक में एसिड की मात्रा जब बढ़ जाती है अर्थात जब अपच हो जाता है तो उस अम्लीय विलयन को कम करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं इसका उपयोग एंटी एसिड के रूप में करते हैं। अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। तो हम बताना चाहेंगे कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। जैसा कि देखिए, भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन होता है जो अवस्था में परिवर्तन होता है। जैसे मैंने क्या हुआ, बर्फ़ से पानी बनाया, तो जब बर्फ़ से पानी बना तो क्या हुआ? एक अवस्था में परिवर्तन हुआ। ठीक। और पानी से जब भाप बना वो भी क्या हुआ? अवस्था में परिवर्तन हुआ। तो ये क्या हो गया? भौतिक परिवर्तन। फिर क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन होता है जैसे जब कोई पदार्थ में दो या दो से अधिक, मैंने क्या बोला? जब कोई पदार्थ में दो या दो से अधिक पदार्थों से अभिक्रिया करते हैं या आपस में मिलाते हैं तो एक नया पदार्थ बनता है। क्या बनता है? एक नया पदार्थ बनता है। तो उसे क्या कहते हैं? हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। इस परिवर्तन से जो नया पदार्थ बनता है उसे हम रासायनिक परिवर्तन करते हैं। जैसे दूध से दही का बनना, ये क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। जब हम सब्जी का बनाते हैं, ठीक, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर जब वो पक जाता है, यह भी क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। ठीक। तो आइए हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं अपना। दैनिक जीवन में हमें क्या लिखा है? दैनिक जीवन में हमें अपने आसपास बहुत से परिवर्तन दिखाई देते हैं। इन परिवर्तनों में क्या लिखा है? इन परिवर्तनों में एक या अधिक पदार्थ सम्मिलित हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, आपकी माताजी आपसे शीतल पेय बनाने के लिए पानी में शक्कर घोलने के लिए कहती हैं। शक्कर का विलयन बनाना एक परिवर्तन है। इसी प्रकार दूध से दही जमाना, क्या लिखा है? इसी प्रकार दूध से दही जमाना एक अन्य परिवर्तन है। कभी कभी दूध खट्टा हो जाता है। दूध का खट्टा होना भी एक परिवर्तन है। खींचा हुआ रबड़ बैंड भी किसी परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। आइए देखते हैं क्या लिखा है। इस अध्याय में हम कुछ क्रियाकलाप करके इन परिवर्तनों की प्रकृति का अध्ययन करेंगे। व्यापक रूप से ये परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक क्या होता है? भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। तो हम पहला देखते हैं भौतिक परिवर्तन क्या होता है, क्रियाकलाप के माध्यम से देखते हैं। कागज के एक टुकड़े को लेकर, क्या लिखा है? कागज को एक टुकड़े को 4 वर्गाकार टुकड़ों में काटिए। अब प्रत्येक वर्ग को पुनः 4 टुकड़ों में काटिए। इन टुकड़ों को फर्श अथवा किसी मेज पर इस प्रकार लगाइए जिससे ये टुकड़े परस्पर जुड़कर कागज के टुकड़े का मूल रूप अर्थात मूल आकार ले लें, जैसा कि चित्र 5.1 में दिखाया गया है। क्या लिखा है? स्पष्ट रूप से आप टुकड़ों को पुनः जोड़कर मूल टुकड़ा नहीं बना सकते, लेकिन क्या कागज के गुण में कोई परिवर्तन हुआ है? तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। आइए देखते हैं अब क्रियाकलाप 5.2 में क्या है। अपनी कक्षा के चाक बोर्ड के आसपास फर्श पर गिरे चाक पाउडर को एकत्रित कर ले अथवा चाक के एक छोटे टुकड़े का चूर्ण अथवा पाउडर बना ले। इस पाउडर में थोड़ा जल मिलाकर पेस्ट बना ले। इसे चाक के आकार में बेल कर सुखा दे। देखते हैं क्रियाकलाप 5.3।
कांच या प्लास्टिक के कटोरे में, कांच या प्लास्टिक के कटोरे में थोड़ी बर्फ लीजिए। बर्फ के थोड़े से भाग के पिघलने तक बर्तन को धूप में रखें। अब आपके पास बर्फ और जल का मिश्रण होगा। अब कटोरे को हिमकारी मिश्रण अर्थात बर्फ और नमक में रख दें। अब देखते हैं क्रियाकलाप 5.4 क्या है। एक पात्र में थोड़ा सा जल लेकर उसे उबालिए। क्या आपको जल की सतह से भाप निकलती दिखाई देती है? उबलते हुए जल से कुछ दूरी पर भाप के ऊपर किसी बर्तन को उल्टा करके रखिए। बर्तन की भीतरी सतह को देखिए। क्या आपको वहाँ जल की कोई बूंद दिखाई देती है? तो अवश्य ही दिखाई देगी। अब देखते हैं यहाँ क्या लिखा है। उपयोग किए जा चुके लोहे की आरी के ब्लेड को उपयोग किए जा चुके लोहे की आरी के ब्लेड को चिमटे से पकड़िए। ब्लेड के मुक्त सिरे के अग्रभाग को गैस स्टोव की ज्वाला पर रखिए। कुछ मिनट तक प्रतीक्षा कीजिए। क्या होता है? ब्लेड के अग्रभाग के रंग में कोई परिवर्तन होता है। ब्लेड को ज्वाला से हटाइए। कुछ समय बाद अग्रभाग को पुनः देखिए। क्या इसका पहले वाला रंग वापस आ जाता है? तो हम बता दें आपको, रंग जो होगा वापस आ जाएगा। क्रियाकलाप 5.1 और 5.2 में आपने देखा कि कागज तथा चाक के साइज में परिवर्तन हो जाता है। क्रियाकलाप 5.3 और 5.4 में जल की अवस्था परिवर्तित हो जाती है, ठोस से द्रव अथवा गैस से द्रव में। क्रियाकलाप 5.5 में आरी के ब्लेड का रंग गर्म करने पर परिवर्तित हो जाता है। पदार्थ के आकार, क्या लिखा है? पदार्थ के आकार, साइज, रंग और अवस्था जैसे गुण उसके भौतिक गुण कहलाते हैं। अब देखते हैं भौतिक परिवर्तन की परिभाषा देखते हैं इसका। वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है। क्या लिखा है? वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है भौतिक परिवर्तन कहलाता है। भौतिक परिवर्तन सामान्यतः उत्क्रमणीय होता है। ऐसे परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। क्या लिखा है? उत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय का मतलब वो होता है जैसे कोई पदार्थ से हमने उत्पाद बनाया और फिर उत्पाद से हम उसी पदार्थ को बना लें, इसको क्या कहते हैं? उत्क्रमणीय। मतलब यह क्रिया दोनों तरफ चलती है। अब हम दूसरे परिवर्तन की ओर चलते हैं, देखते हैं रासायनिक परिवर्तन। क्या है रासायनिक परिवर्तन? लोहे में जंग लगना एक ऐसा परिवर्तन है। लोहे में जंग लगना एक ऐसा परिवर्तन है जिससे आप भली बात परिचित हैं। यदि आप लोहे के एक टुकड़े को कुछ दिनों के लिए खुले में छोड़ दें तो इस पर भूरे रंग के पदार्थ की परत जम जाती है। यह पदार्थ जंग कहलाता है और यह प्रक्रम क्या कहलाता है? जंग लगना कहलाता है। पार्क अथवा लॉन आदि के लोहे के दरवाजे अथवा बगीचों या पार्क आदि में रखी लोहे की बेंच और लोहे की लगभग कोई भी वस्तु जो खुले में रखी रहती है में जंग लग जाती है। आपने देखा होगा कि घर में रखी कुल्हाड़ी, हथौड़ा आदि को वायु में कुछ दिनों तक खुला रख देने पर उनमें जंग लग जाती है। रसोई में लोहे का गीला तवा कुछ समय तक खुला छोड़ देने पर उसमें जंग लग जाती है। जंग लोहा नहीं है। कहने का तात्पर्य क्या है? जंग लोहा नहीं है। जंग उस पदार्थ से भिन्न होती है जिस पर यह लगती है। आइए हम कुछ ऐसे और परिवर्तनों पर विचार करें जिनमें कुछ नए पदार्थ निर्मित होते हैं। देखते हैं क्या है। मैग्नीशियम की पतली पट्टी अथवा तार का टुकड़ा लीजिए। इसके सिरे को, क्या लिखा है? मैग्नीशियम की पतली पट्टी अथवा तार का टुकड़ा लीजिए। इसके सिरों को रेगमाल से साफ कर लीजिए। सिरे को मोमबत्ती की लौ के पास लाइए। यह चमकदार श्वेत सफ़ेद प्रकाश देती हुई जलने लगेगी, जैसा कि चित्र 5.3 में दिखाया गया है। पूरी तरह जलने के बाद कुछ श्वेत भस्म अर्थात पाउडर शेष रह जाती है। क्या भस्म मैग्नीशियम के फीते जैसी लगती है? इस परिवर्तन को निम्न समीकरण द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। देखते क्या है। क्या मैग्नीशियम ऑक्सीजन
की जब क्रिया होती है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन की जब क्रिया होती है तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO। अब क्या लिखा है, भस्म को एकत्रित करके इसमें जल की कुछ मात्रा मिलाइए, मिश्रण को अच्छी तरह हिलाइए, मिश्रण का लाल और नीले, क्या लिखा है, मिश्रण का लाल और नीले लिटमस पत्र से परीक्षण कीजिए। यहाँ से पढ़ते हैं, भस्म को जल में घोलने पर, भस्म को जल में घोलने पर यह नया पदार्थ बनाती है। इस परिवर्तन को निम्नलिखित समीकरण के द्वारा लिखा जा सकता है। मैंने क्या लिया था, क्या भस्म था, मैग्नीशियम ऑक्साइड भस्म था, इसको मैंने जल में मिलाया, तो जब जल में मिलाया तो क्या बना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH का होल ट्वाइस। याद कीजिए मैंने शुरू में ही पढ़ाया था या बताया था, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को ही क्या कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। जैसा कि आपने अध्याय 4 में पढ़ा था कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक क्षारक है, अतः मैग्नीशियम ऑक्साइड एक नया पदार्थ है जो मैग्नीशियम के जलने पर बनता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक अन्य नया पदार्थ है जो मैग्नीशियम ऑक्साइड को जल में घोलने पर बनता है। क्रियाकलाप 5.7 में देखते हैं क्या है, कांच के एक गिलास या कटोरे अथवा कांच के एक गिलास या कटोरे अथवा चौड़े मुंह की बोतल में लगभग आधा कप पानी लेकर उसमें एक चम्मच कॉपर सल्फेट अर्थात नीला थोथा, कॉपर सल्फेट का फार्मूला होता है CuSO4, क्या होता है, CuSO4, घोल लीजिए। इस विलयन में तन सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 की कुछ बूंदें मिलाइए, आपको नीले रंग का विलयन मिल जाएगा। क्या होगा, नीले रंग का विलयन मिल जाएगा। क्या लिखा है, एक परख नली अथवा कांच की छोटी बोतल में विलयन का थोड़ा सा नमूना बचा लीजिए, अर्थात उसको हम क्या करते हैं, अलग करके रख लेंगे। शेष विलयन बचता है में एक कील अथवा उपयोग किए जा चुके ब्लेड का टुकड़ा डाल दीजिए, लगभग आधे घंटे तक प्रतीक्षा कीजिए। अब विलयन के रंग को देखिए, इसकी तुलना अलग से बचाए गए नमूने वाले विलयन के रंग से कीजिए। कॉपर सल्फेट विलयन में हम क्या करते हैं, जब हम इसमें आयरन मिलाते हैं अर्थात ब्लेड मिलाते हैं तो यह आयरन सल्फेट बनता है और हल्का हरा रंग देता है। देखते हैं क्या लिखा है, क्या आपको विलयन के रंग में कोई परिवर्तन दिखाई देता है, जरूर दिखाई देता है, नीले से क्या हो गया, हरा रंग हो गया। क्या लिखा है, कील अथवा ब्लेड को बाहर निकाल लीजिए, क्या इसमें कोई परिवर्तन दिखाई देता है। देखते हैं क्या परिवर्तन दिखाई देता है। आपको जो परिवर्तन दिखाई देते हैं वे कॉपर सल्फेट और लोहे के बीच अक्रिया के कारण होते हैं। विलयन के रंग का नीले से हरा हो जाना, क्या लिखा है, विलयन के रंग का नीले से हरा हो जाना एक नए पदार्थ आयरन सल्फेट के बनने के कारण होता है। लोहे की कील पर भूरा निक्षेप कॉपर या तांबे की परत के कारण होता है, जो एक अन्य नया पदार्थ है। हम इसका अभिक्रिया को निम्न प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। देखते क्या है, कॉपर सल्फेट विलयन CuSO4, और इसमें हमने क्या लिया, लोहा। जब आयरन लिया तो क्या बन गया, आयरन सल्फेट का विलयन बन गया और कॉपर का निक्षेप प्राप्त हुआ। क्रियाकलाप 5.8 में देखते क्या है, किसी बरकनली में लगभग 1 चम्मच सिरका लीजिए, इसमें चुटकी भर खाने का सोडा डालिए। खाने का सोडा का मैंने फार्मूला आपको बताया था, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है और ये NaHCO3 होता है इसका केमिकल फार्मूला। आपको एक बुदबुदाहट की ध्वनि सुनाई देगी। क्या लिखा है, किसी परखनली में लगभग 1 चम्मच सिरका लीजिए, इसमें चुटकी भर खाने का सोडा डालिए, आपको एक बुदबुदाहट की ध्वनि सुनाई देगी और गैस के बुलबुले बाहर निकलते दिखाई देंगे। इस गैस को चित्र 5.5 में दिखाई गई व्यवस्था के अनुसार ताजे बने चूने के पानी से गुजारिए। अब इसको क्या करते हैं, चूने के पानी से गुजारते हैं तो क्या मिलता है, क्या प्राप्त होता है। परखनली में परिवर्तन निम्न प्रकार से होते हैं, जैसा कि सिरका लिया मैंने, एस्टिक अम्ल और खाने का सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो क्या प्राप्त होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य पदार्थ। कार्बन डाइऑक्साइड और चूने के पानी के बीच अभिक्रिया निम्न प्रकार से होती है। देखते क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड
और चूने का पानी क्या है, CaOH का होल्टवाइज, जिसको कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, सॉरी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड और चूने के पानी की जब क्रिया होती है तो क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट और जल, कैल्शियम कार्बोनेट और जल बनता है। जब जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है, क्या लिखा है, जब कार्बन डाइऑक्साइड, क्या लिखा है, जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, जिससे चूने का पानी दूधिया हो जाता है। चूने के पानी का दूधिया हो जाना कार्बन डाइऑक्साइड का मानक परीक्षण है। क्या है, मानक परीक्षण है। अब देखते हैं इसका उपयोग क्या है। इसका उपयोग अध्याय 6 में यह दिखाने के लिए करेंगे कि हम श्वसन में जो वायु बाहर निकालते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की, क्या लिखा है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। अब देखते हैं जिन क्रियाकलापों में क्या क्या हम पढ़े हैं उनके बारे में देखते हैं। क्रियाकलाप 5.6 और 5.8 में आपने देखा कि प्रत्येक परिवर्तन में एक या अधिक नए पदार्थ बने थे। क्रियाकलाप 5.6 में मैग्नीशियम को वायु की उपस्थिति में जलाने पर बनने वाली भस्म एक नया पदार्थ थी। क्रियाकलाप 5.7 में कॉपर सल्फेट की लोहे के साथ अक्रिया से आयरन सल्फेट और कॉपर बने थे। ये दोनों क्या थे, नए पदार्थ थे। कॉपर लोहे के ब्लेड पर निक्षेपित हो गया था। क्रियाकलाप 5.8 में सिरका और खाने के सोडे की अक्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड बनी थी, जिसने चूने की, क्या लिखा है, जिसने चूने के पानी को दूधिया कर दिया था। अब हम रासायनिक परिवर्तन की परिभाषा देखते हैं। क्या है वह परिवर्तन, क्या लिखा है, वह परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं। क्या लिखा है, वह परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन हमारे जीवन में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। सभी नए पदार्थ रासायनिक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप बनते हैं। उदाहरण के लिए भोजन का पाचन, फलों का पकना, अंगूरों का किण्वन आदि विभिन्न रासायनिक परिवर्तनों के कारण होता है। औषध भी रासायनिक अभिक्रिया की श्रृंखला का एक अंत, क्या लिखा है, अंत्योदय उत्पाद है। अंत्योत्पाद होती है। उपयोगी नए पदार्थ जैसे प्लास्टिक और अपमार्जकों अर्थात डिटर्जेंट्स को रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा ही बनाया जाता है। वास्तव में प्रत्येक नए पदार्थ की खोज रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन करके ही की गई है। क्या लिखा है, वास्तव में प्रत्येक नए पदार्थ की खोज रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन करके की गई है। हमने देखा कि रासायनिक परिवर्तन में एक या एक से अधिक नए पदार्थ निर्मित होते हैं। नए उत्पादों के अतिरिक्त रासायनिक परिवर्तन में निम्न घटनाएं भी हो सकती हैं। देखते हैं क्या क्या घटनाएं होती हैं। ऊष्मा, प्रकाश अथवा किसी अन्य प्रकार के विकिरण, उदाहरण के लिए पराबैंगनी किरणें का निर्मुक्त होना अथवा उनका अवशोषित होना, ध्वनि का उत्पन्न होना, गंध में परिवर्तन होना, गंध में परिवर्तन होना अथवा किसी नई गंध का बनना, रंग में परिवर्तन होना, किसी गैस का बनना, किसी गैस का बनना। आइए अब हम कुछ अन्य उदाहरणों पर विचार करते हैं। देखते क्या है। आपने देखा कि मैग्नीशियम के फीते का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। कोयला, लकड़ी अथवा पत्तियों का जलना भी रासायनिक परिवर्तन है। वास्तव में किसी भी पदार्थ का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। जलने के साथ सदैव ऊष्मा का क्या होता है, उत्पादन होता है। क्या लिखा है, जलने के साथ सदैव ऊष्मा का उत्पादन होता है। अब देखते क्या लिखा है। पटाखों का विस्फोट एक अन्य रासायनिक परिवर्तन है। आप जानते हैं कि ऐसे विस्फोट से ऊष्मा, प्रकाश, ध्वनि और अरुचिकर गैसें उत्पन्न होती हैं जो वायुमंडल को प्रदूषित करती हैं। इसलिए आपको पटाखे न जलाने की सलाह दी जाती है। जब हम भोजन सामग्री, सॉरी क्या लिखा है, जब भोजन सामग्री बासी हो जाती है अथवा सड़ गल जाती है तो उसमें उसमें से दुर्गंध आने लगती है। क्या हम इस परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कह सकते हैं? जी जी, हम जरूर रासायनिक परिवर्तन कह सकते हैं, क्योंकि इसमें आने वाली जो गंध होती है वह रासायनिक अभिक्रिया के कारण क्या होती है, उत्पन्न हुई है। इसलिए हम क्या कह सकते हैं, इसको रासायनिक परिवर्तन कह सकते हैं।
अब देखते हैं संभवतः आपने देखा होगा कि यदि सेब को काटने के बाद तत्काल न खा लिया जाए तो उसके कटे हुए टुकड़े भूरे रंग के हो जाते हैं। यदि आपने रंग में यह परिवर्तन नहीं देखा तो किसी सेब का एक टुकड़ा काटिए और उसे कुछ देर तक ऐसा ही छोड़ दीजिए। ठीक, इसी प्रकार क्रियाकलाप आलू अथवा बैंगन के टुकड़े के साथ दोहराइए। ऐसी प्रत्येक स्थिति में रंग का परिवर्तन वास्तव में किसी नए पदार्थ अथवा पदार्थ के बनने के कारण होता है। क्या यह परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन नहीं है? यह भी रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। अध्याय अध्याय 4 में आपने क्या लिखा है? अध्याय 4 में आपने अम्ल और क्षारक को परस्पर मिलाकर उदासीन किया था। क्या उदासीनीकरण की अपक्रिया रासायनिक परिवर्तन है? जी हाँ, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। अब देखते हैं लोहे में जंग लगना। क्या लिखा है? लोहे में जंग लगना। आइए हम जंग लगने की घटना पर पुनः विचार करते हैं। यह एक ऐसा परिवर्तन है जो लोहे की वस्तुओं को प्रभावित करता है और धीरे-धीरे उन्हें नष्ट कर देता है। चूँकि लोहे का उपयोग सेतु, जहाज, कार, ट्रक आदि का ढांचा बनाने और अन्य कई वस्तुओं को बनाने के लिए किया जाता है। अतः अतः जंग लगने के कारण होने वाली आर्थिक हानि बहुत अधिक होती है। जंग लगने की प्रक्रिया को निम्नलिखित समीकरण द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। जैसे क्या लिखा है? ये हो गया आपका आयरन, लोहा और ऑक्सीजन की उपस्थिति में एक जब क्रिया होती है, इसमें जल भी होता है। क्या लिखा है? आयरन को जल और ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब क्रिया होती है इसके साथ, तो आयरन ऑक्साइड बनता है। आयरन ऑक्साइड को ही हम क्या कहते हैं? जंग कहते हैं। जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जल दोनों की क्या लिखा है? जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जल दोनों की उपस्थिति क्या है? अनिवार्य है। वास्तव में वास्तव में यदि वायु में आर्द्रता की मात्रा अधिक हो, अर्थात नमी अधिक हो, तो जंग जल्दी लगती है। हम जंग लगने से रोकथाम कैसे करते हैं? लोहे की वस्तुओं को ऑक्सीजन अथवा जल अथवा दोनों के संपर्क में आने से बचाकर ही ऐसा किया जा सकता है। इसका एक सरल उपाय उन पर पेंट अथवा ग्रीज की एक परत चढ़ाना है। वास्तव में लोहे की सभी वस्तुओं पर नियमित रूप से पेंट अथवा ग्रीज की परत चढ़ाते रहना चाहिए, जिससे उनमें जंग लगने को रोका जा सकता है उसमें जंग लगने को रोका जा सकता है। एक अन्य उपाय लोहे के ऊपर क्रोमियम अथवा जस्ता जैसी किसी धातु की परत चढ़ाना है। लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने का प्रक्रम यशत लेपन अथवा गेल्वेनाइजेशन क्या कहते हैं? प्रक्रम यशत लेपन गेल्वेनाइजेशन कहलाता है। अपने घरों में पानी की आपूर्ति के लिए उपयोग होने वाले लोहे के पाइप यशत लेपित होते हैं, जिससे उनमें जंग नहीं लगता है। क्या आप जानते हैं कि पानी के जहाज लोहे के बने होते हैं और उनका एक भाग हमेशा पानी में डूबा रहता है। पानी के ऊपर के भाग पर भी जल की बूंदें गिरती रहती हैं। यही नहीं, समुद्र के पानी में अनेक लवण भी पाए जाते हैं। लवण युक्त जल जंग लगने के प्रक्रम की दर को बढ़ा देते हैं। अतः जहाजों पर पेंट के बाद भी उन्हें जंग लगने से काफी क्षति होती है। यही नहीं, जहाजों के लोहे के कुछ भाग को बदलना प्रतिवर्ष आवश्यक हो जाता है। क्या होता है? आवश्यक हो जाता है। अब देखते हैं क्रिस्टलीकरण। क्रिस्टलीकरण से हम पहले ये पॉइंट देख लेते हैं। क्या लिखा? स्टेनलेस स्टील लोहे में कार्बन और क्रोमियम, निकल तथा मैग्नीशियम जैसी धातुओं को मिलाकर बनाया जाता है। इसमें जंग नहीं लगती है। अगला पॉइंट है क्रिस्टलीकरण। कक्षा 6 में क्या लिखा है? क्लास 6 में आपने पढ़ा था कि साधारण नमक को समुद्र जल के वाष्पन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार प्राप्त होने वाला नमक शुद्ध नहीं होता है और उसके क्रिस्टलों के आकार को स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता है। तथापि किसी पदार्थ के शुद्ध क्रिस्टल उनके विलयन से प्राप्त किए जा सकते हैं। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्रिस्टलीकरण कहलाती है। यह भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है।
अब देखते हैं क्रियाकलाप 5.9 क्या है। किसी बीकर में लगभग 1 कप जल लीजिए। किसी बीकर में लगभग 1 कप जल लीजिए और उसमें तन सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें मिलाइए। जल को गर्म कीजिए। जब जल उबलना आरंभ कर दे तो इसमें धीरे धीरे कॉपर सल्फेट का चूर्ण निरंतर जलाते हुए मिलाएं, जैसा कि चित्र 5.6 में दिखाया गया। कॉपर सल्फेट का चूर्ण मिलाना तब तक जारी रखें जब तक कि उसमें और कॉपर सल्फेट घोलना संभव न हो। विलयन को विलयन को फिल्टर पेपर की सहायता से छान लीजिए। इसे ठंडा होने दीजिए। जब विलयन ठंडा हो रहा हो तो उसे हिला डुलाकर या अन्य किसी प्रकार न छेड़े। कुछ समय बाद विलयन को देखिए। कुछ समय बाद क्या आपको क्या आपको कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल दिखाई देते हैं? यदि नहीं तो कुछ और समय तक प्रतीक्षा कीजिए। अब देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। अब देखते हैं प्रमुख शब्द क्या क्या है। प्रमुख शब्द में क्या है, रासायनिक परिवर्तन के बारे में हमने पढ़ा। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है ये हमने जाना। क्रिस्टलीकरण तो अभी हमने पढ़ा है। यसद लेपन क्या होता है, भौतिक परिवर्तन और जंग लगना क्या होता है ये हमने पढ़ा। परिवर्तन दो प्रकार के हो सकते हैं। परिवर्तन दो प्रकार के हो सकते हैं, भौतिक परिवर्तन अथवा रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में पदार्थों के भौतिक गुणों में कुछ परिवर्तन होते हैं। इन परिवर्तनों में कोई नए पदार्थ नहीं बनते। ये परिवर्तन उत्क्रमणीय हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, उत्क्रमणीय। रासायनिक परिवर्तन में क्या लिखा है, रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ बनते हैं। कुछ पदार्थों को क्रिस्टलीकरण के द्वारा, क्या लिखा है, कुछ पदार्थों को क्रिस्टलीकरण के द्वारा उनके विलयन से शुद्ध अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है। अभ्यास प्रश्न हम देख लेते हैं क्या क्या है। क्वेश्चन नंबर पहला क्या है, निम्नलिखित प्रक्रमों के अंतर्गत होने वाले परिवर्तनों को भौतिक अथवा रासायनिक परिवर्तन के रूप में वर्गीकृत कीजिए। प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण कैसा प्रक्रम है, अर्थात कैसा परिवर्तन है, यह क्या है, रासायनिक परिवर्तन होता है। जल में शक्कर घोलना भौतिक परिवर्तन है। कोयले को जलाना क्या है, कोयले को जलाना क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। मोम को पिघलाना भौतिक परिवर्तन है। एल्यूमीनियम के टुकड़े को पीट कर उसका पतला पत्र फाइल बनाना, यह भी क्या है, भौतिक परिवर्तन। क्या है, भौतिक परिवर्तन। भोजन का पाचन क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है। बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य है। यदि कथन असत्य हो तो अपनी अभ्यास पुस्तिका में उसे सही करके लिखिए। देखते क्या लिखा है। लकड़ी के लट्ठे को लकड़ी के लट्ठे को टुकड़े में काटना एक रासायनिक परिवर्तन है। ये गलत है। लकड़ी के लट्ठे को टुकड़े में काटना यह रासायनिक परिवर्तन नहीं बल्कि क्या होता है, भौतिक परिवर्तन होता है। तो यह क्या है, असत्य है। पत्तियों से खाद का बनना एक भौतिक परिवर्तन है। ये भी क्या है, असत्य है। सत्य क्या हो सकता है इसका, पत्तियों से खाद का बनना भौतिक परिवर्तन नहीं बल्कि क्या हो सकता है, रासायनिक परिवर्तन हो सकता है। जस्ते, तीसरा पॉइंट देखते हैं। जस्ते लेपित लोहे के पाइपों में आसानी से जंग नहीं लगती है। क्या लिखा है, ये सत्य है। जस्ते लेपित लोहे के पाइपों में आसानी से जंग नहीं लगती है, ये क्या है, सत्य है। लोहे और जंग एक ही पदार्थ होते हैं, जी नहीं, ये दोनों अलग अलग पदार्थ होते हैं। भाप का संघनन रासायनिक परिवर्तन नहीं है, तो ये सत्य है। भाप का संघनन रासायनिक परिवर्तन नहीं बल्कि क्या होता है, भौतिक परिवर्तन होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो यह कैल्शियम कार्बोनेट बनने के कारण दूधिया हो जाता है। क्या लिखा है, जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो यह कैल्शियम कार्बोनेट के बनने के कारण दूधिया हो जाता है। खाने के सोडे का रासायनिक नाम मैंने बताया था, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। केमिकल फार्मूला होता है NaHCO3। ऐसी दो विधियां जिनके द्वारा लोहे को जंग लगने से बचाया जा सकता है।
नंबर 1 हो जाएगा आपका पेंट करना, दूसरा होता है गैल्वनीकरण या सदलेपन। ठीक? ऐसे परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं जिनमें किसी पदार्थ के केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। यहाँ हो जाएगा भौतिक। ऐसे परिवर्तन जिसमें नए पदार्थ बनते हैं क्या कहलाते हैं? रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। दोस्तों आज यहीं तक, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपको हम अगले लेक्चर में और अगले अध्याय में, जिसका नाम है जीवों में श्वसन, और हम अगले चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? श्वसन के बारे में।